हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज से हम अपनी सीरीज़ को बाइलिंगुअल करने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं तो वो दोनों हमारी इस पीवाईक्यू सीरीज़ को अच्छे से समझ सकें और जो पीवाईक्यूज़ हैं उनको सोल्व कर सकें। तो देखते हैं, हम आगे कंटिन्यू करें इसको क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डीपीएसपी। कि ये जो चार स्टेटमेंट दिए हैं, चार कथन दे रखे हैं, उनमें से कौन सा डीपीएसपी से संबंधित नहीं है या डीपीएसपी के बारे में सत्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नीतियां बनाने और कानून अभिनत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। तो ये तो सही है कि राज्य को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो भी स्टेट है, हमारा कंट्री है, उसको देखते हुए, उसके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कोई भी नीति और कानून बनाया जाएगा। दूसरा है, वे समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं और इसलिए ये सामाजिक और समाजवादी हैं। ये भी ठीक है कि डीपीएसपी जो है वो वेलफेयर, कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं कि जो भी हमारा समाज है उसका कल्याण होना चाहिए। तो दूसरा भी हमारा सही है। तीसरा है, यह उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। कि तीसरा पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि अगर इनका उल्लंघन किया जाता है, कोई स्टेट जो है, स्टेट गवर्नमेंट या अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट इनका उल्लंघन करती है या वोलेशन करती है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आपको इनको लागू करना ही पड़ेगा। तो ये भी ठीक है डीपीएसपी के बारे में। लास्ट है, ये अपने आप प्रवर्तनीय हैं कि दे आर एनफोर्सेबल ऑन देयर ओवन और इनके कार्यान्वयन के लिए किसी कानून की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ये डीपीएसपी के बारे में सही नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी को कार्यान्वयन करने के लिए या उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन हमने फंडामेंटल राइट 21A में जोड़ा है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ये किसमें जोड़ा है? 21A में। और 86वां संविधान संशोधन करके इसको 2002 में जोड़ा गया था। और ये पहले आर्टिकल 45 में, आर्टिकल 45 में एक डीपीएसपी था। तो इनको लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता होती है, लेकिन ये अपने आप प्रवर्तनीय नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा डी जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रमोटिंग एजुकेशन इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी स्पेशली द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। कि जो समाज का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, और इसमें भी स्पेशली कौन से, एससी और एसटी जो हैं, उनको शिक्षण और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के जो काम है वो किसके अंडर आता है? तो फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं आता, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो सिटीजन्स के लिए होती हैं, ना कि स्टेट के लिए। फिफ्थ शेड्यूल भी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तो ये डीपीएसपी में ही बताया गया है कि जो समाज के वीकर सेक्शन है, कमजोर वर्ग हैं, उनके हितों को आपको बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो हमारा तीसरा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। कि आयरलैंड के संविधान से हमने कौन सी चीज बोरो की है? तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? डीपीएसपी लिए हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच enshrines one of the DPSP lays down that state shall take steps to organize village panchayat and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। तो इसको हम शॉर्ट में समझें तो ये कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि डीपीएसपी में ये बताता है कि राज्य को जो है वो ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाना होगा
और उन्हें जो है शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने होंगे। उनको, जो हमारी ग्राम पंचायत है, उनको पावर देनी होगी, उनको अथॉरिटी देनी होगी, ताकि वो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम हो सके। तो पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है हमारा? ये आता है हमारा आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में ये डीपीएसपी है कि आपको जो ग्राम पंचायत है, विलेज पंचायत है, उनको पावर एंड अथॉरिटी देनी है ताकि वो फंक्शन कर सके एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टेब्लिश लिविंग वेज एटसेट्रा फॉर वर्कर्स? कौन सा अनुच्छेद है जो श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी आदि स्थापित करने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? तो ये कौन सा है हमारा, कि आप जो किसी से भी काम करवा रहे हैं, कोई भी वर्कर है, तो उसको आपको इतनी सैलरी देनी होगी कि उसका जो लाइफ है या उसकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो सही से चल सके, यानी कि उसको निर्वाह करने योग्य मजदूरी देनी चाहिए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट भी बना रखे हैं। तो ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आता है हमारा आर्टिकल 43 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 36 to 51 आर लिस्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो आर्टिकल 36 से 51 है वो किससे रिलेटेड है? 36 से 51 हमारे किससे रिलेटेड है? डीपीएसपी से। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस? कि कौन सा अनुच्छेद है जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जो भी स्थान है, और कुछ नेशनल इम्पोर्टेंस की वस्तुएं हैं, कुछ ऑब्जेक्ट हैं, तो उनके संरक्षण से संबंधित बात करता है? तो ये कौन सा है हमारा? आर्टिकल 49। तो आप इसे याद रख सकते हैं 49, इसमें 49 आ रहा है, एक वर्ड होता है हमारा शाइन। तो हमारे जो नेशनल इम्पोर्टेंस की जो भी मोन्यूमेंट्स और प्लेसेस हैं वो क्या करने चाहिए? हमेशा शाइन करने चाहिए। तो शाइन करने के लिए उनका हमें प्रोटेक्शन करना होगा। तो प्रोटेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा हो गया? आर्टिकल 49। नेक्स्ट है द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द डीपीएसपी। कि डीपीएसपी में निहित प्रावधान हैं, जो 4 प्रावधान आपको दे रखे हैं, उनमें से कौन सा डीपीएसपी से रिलेटेड है या डीपीएसपी के बारे में सही है? तो जो डीपीएसपी हैं किसी भी अदालत द्वारा लागू किए जा सकते हैं? नहीं, कोई भी कोर्ट है वो उसको लागू नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है? नहीं, हाई कोर्ट भी नहीं कर सकता है। किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि डीपीएसपी जो है वो इन्फोर्सेबल नहीं है, वो प्रवर्तनीय नहीं है, उनको आप लागू नहीं कर सकते। कोई भी कोर्ट जो है उनको लागू नहीं कर सकता। पार्लियामेंट उन पे एक्ट बना के उनको लागू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जो डीपीएसपी हैं, वो इंडियन भारतीय संविधान के कौन से भाग में बताए गए हैं, कौन से पार्ट में हैं? तो डीपीएसपी कौन से पार्ट में है हमारे? डीपीएसपी जो है भाग 4 में, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन दैट द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत? कि ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए राज्य द्वारा कदम उठाए जाएंगे। ग्राम पंचायतों से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है हमारा? आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ हैज बीन इंटरेस्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द?
कि भारतीय संविधान में कार्य की न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के प्रावधान किसमें शामिल किए गए हैं कि आप जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां का इन्वायरमेंट जो है वो न्याय संगत होना चाहिए और वहां पे ह्यूमन कंडीशंस मानवोचित दशाएं होनी चाहिए और मैटरनिटी रिलीफ के प्रावधान उनके प्रोविजन हो। तो ये किस में बताए गए हैं? ये बताए गए हैं हमारे डीपीएसपी में। ये किसमें है? फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन lays down direct principles of state policy on promotion of international peace and security? कि डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से रिलेटेड हमारा आर्टिकल है 51। दो ऑप्शन तो वैसे हमारे इसमें हो जाएंगे 15, 14 और 31, तीनों ही कट जाएंगे। तीनों ही हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल हैं। तो अगर आप ऑप्शन की मदद से भी करना चाहें तो भी ये इजीली हो जाएगा। सिर्फ आर्टिकल 51 जो है वो डीपीएसपी की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आर्टिकल 43B इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ कि भारतीय संविधान का भाग 4 में जो अनुच्छेद 43B है वो किससे संबंधित है? तो 43B की हम बात करें तो पहला ऑप्शन हमारा रूरल बिजनेस हब्स, ग्रामीण व्यापार केंद्र से रिलेटेड नहीं है। ग्राम पंचायतों से रिलेटेड नहीं है, ग्राम पंचायतों का हम देख चुके हैं आर्टिकल 40 है। फॉरेस्ट डेवलपमेंट वन विकास से रिलेटेड भी नहीं है। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है 43B, सहकारी समितियों से रिलेटेड आर्टिकल 43B है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी एडॉप्शंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट गाइडेड बाय द डीपीएसपी? भारत सरकार द्वारा अपनाई गई निम्नलिखित में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा निर्देशित नहीं है? ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा जो है वो डीपीएसपी में नहीं लिखा गया है? ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देना, ये है। भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी, तो ऐसा कुछ भी डीपीएसपी में नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी डीपीएसपी में है और मादक पेय के सेवन पर प्रतिबंध, प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ एल्कोहलिक लिकर, तो ये भी डीपीएसपी में है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रिपरेशन ऑफ बिल्डिंग्स बाय लॉज, ये हो गया हमारा क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 15 की बात करें, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड ए यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर? जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे जिन्होंने हमारे भारतीय संविधान को बनाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई है, उन्होंने भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की एक अनूठी विशेषता कहा है? यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनूठी विशेषता, तो ये कहा है इन्होंने डीपीएसपी को। मौलिक कर्तव्य को तो इन्होंने क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा। और डीपीएसपी को क्या कहा है? एक अनूठी विशेषता। अगला प्रश्न है हमारा, द प्रोविजंस ऑफ द यूनिफॉर्म सिविल कोड आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत के संविधान में वर्णित कौन से भाग में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? कि इंडिया के जो भी नागरिक हैं उन पे समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। ये कौन से पार्ट में कहा गया है? तो ये कहा गया है भाग 4 में। भाग 4 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है। और आर्टिकल की हम इसका आर्टिकल देखें यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो इसका आर्टिकल है 44। 44 किसका है? यूनिफॉर्म
सिविल कोड का, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। तो इसको याद रखें, 4 दोनों सेम सेम आ रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, सेम, सबके ऊपर सेम लॉ लगने चाहिए, सबके लिए सेम कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 16। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव इज सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी। कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में हमारी जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका मतलब हमारी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को न्यायपालिका से अलग किया गया है। ये किया गया है डीपीएसपी में। ये हमारी कार्यपालिका अलग होगी और न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। वो हमने कहाँ से लिया है ये कंसेप्ट? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कंसेप्ट हमने यूएसए से लिया है। तो ये आ जाता है हमारा डीपीएसपी में कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग अपना कार्य करेंगी, दोनों में पावर ऑफ सेपरेशन होगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज की क्लास में हमने सिर्फ डीपीएसपी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं डीपीएसपी से आए हुए। तो आज की क्लास में हम सिर्फ डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, आगे की क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।